आज हम सामाजिक संस्थाओं को समझना चैप्टर 3 क्लास 11th के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। आज के जो हमारे कुछ टॉपिक हैं वो हैं धर्म एक सामाजिक संस्था, रिलीजन अ सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम जानेंगे धर्म की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रिलीजन, धर्म की मौलिक विशेषताएं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन, धर्म के सामाजिक कार्य या महत्व, फंक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी, धर्म में आधुनिक प्रवृत्तियाँ, रीसेंट ट्रेंड्स इन रिलीजन, धर्म और अन्य सामाजिक संस्थाएं, रिलीजन एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद हम जानेंगे शिक्षा एक सामाजिक संस्था के तौर पर, एजुकेशन और सोशल इंस्टीट्यूशंस, शिक्षा की परिभाषा और अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की संगठनात्मक संरचना, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विभिन्न स्तरों की संगठनात्मक संरचना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, दूरगामी शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, शिक्षा की अध्ययन वस्तु, द कंटेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा और समाज, एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा का समाजशास्त्र परिदृश्य, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, शिक्षा की सामाजिक प्रकार्य या महत्व, सोशल फंक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अवसरों में असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। कक्षा शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, इस ऑनलाइन कक्षा में जुटाई गई संपूर्ण जानकारी विभिन्न प्रकार के सोर्सेज से ली गई है, जिन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पद्मा, पीजीटी सोशियोलॉजी। इस कक्षा में प्रयुक्त सभी शब्द जाति, धर्म, रंग, अमीर गरीब, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषा आदि का प्रयोग विशेष तौर पर विषय को समझाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये किसी भी प्रकार से किसी भी जाति, धर्म, रंग भेद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच आदि को बढ़ावा या विशेष दर्जा नहीं देता है। अब हम जानेंगे धर्म एक सामाजिक संस्था। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि विश्व में बहुत ही सारे धर्म हैं। धर्म की जो सत्ता है वो सार्वभौमिक है और विश्व भर में विभिन्न धर्मों के अनुयायी पाए जाते हैं। प्रत्येक धर्म की अपनी संस्था या संगठन है। भारत में भी अनेक धार्मिक संस्थाएं हैं जो अपने अपने धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं का अनुसरण करती है। ये धार्मिक संस्थाएं अपने धार्मिक अनुष्ठानों, रीति रिवाजों और परंपराओं को प्रचारित करने में लगी रहती है। आपने ये चीज़ें अनुभव भी की होगी, अपने समाज में देखा भी होगा। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग परस्पर एक दूसरे के पर्वों, त्योहारों आदि पर बड़ी श्रद्धा और विश्वास से मनाते हैं। धर्म हमारे सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धर्म समाज में अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। आज भी धार्मिक मनुष्य विज्ञान को कम तथा धार्मिक अटकलबाजियों पर अधिक विश्वास करता है। धर्म एक निजी आस्था होने के साथ साथ सार्वजनिक पहलू भी है। अब हम जानते हैं कि धर्म होता क्या है। धर्म की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रिलीजन, इमाइल दुर्खाइम जो है हमारे समाजशास्त्री, उनका मानना है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों और व्यवहारों की एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जो व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना में बांधती है, जो उसी प्रकार के विश्वासों और व्यवहारों को अभिव्यक्त करती है। और धर्म को अभिव्यक्त करने का माध्यम हर धर्म में विभिन्न प्रकार का है। आपने देखा भी होगा कि हिंदू लोग पूजा पाठ करते हैं, आराधना, प्रार्थना, इस प्रकार के जो भक्ति संगीत, इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। वहीं मुस्लिम लोग इबादत करते हैं, ठीक है, सूफ़ी संगीत सुनते हैं। सिख लोग गुरुद्वारे में जाते हैं और जैन और बौद्धिज़्म उनका भी अपने ही अभिव्यक्ति करने का अलग माध्यम है, ठीक है, और इन सब के अपने अपने नियम होते हैं। अब हम जानेंगे कि धर्म की मौलिक विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कि धर्म बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन। धर्म जो है उसमें पहला है बेटा, इसमें अलौकिक शक्ति में विश्वास, फेथ इन सुपर नेचुरल पावर।
इस अलौकिक और समाज से भी ज़्यादा सर्वोपरि शक्ति जो है इसको माना जाता है। इसमें धर्मों में भले ही कुछ भी हो, लेकिन इतना निश्चित होता है कि अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म का आधार है। जैसे हिंदुओं में देवी देवता, मुसलमानों में खुदा या अल्लाह और ईसाइयों में गॉड अलमाइटी आदि जो है ये अलौकिक शक्ति जो है ये मानी जाती है। दूसरा है मानसिक उद्वेग अथवा भावनाएं, मेंटल एजिटेशन एंड पैशन। इसके अंतर्गत बेटा धर्म के साथ प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, भय, आतंक आदि अनेक मानसिक भावनाएं जुड़ी होती है। जैसे कि कई बार गलत कर देने पर बोला जाता है कि आपको पाप लगेगा, आपको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। ये इस तरीके की जो भावनाएं हैं वो लोगों को अपने धर्म के साथ जोड़े रखती है। फिर है धार्मिक व्यवहार, रिलीजियस बिहेवियर। महान शक्ति का आशीर्वाद या आशीष जो है उनको तभी प्राप्त होगा जब वो पूजा पाठ, आराधना, प्रार्थना, भक्ति जो है उसके द्वारा व्यक्त करेंगे। तो ये धार्मिक व्यवहार है जिसके द्वारा वो अपने रिलीजियस बिहेवियर को एक स्वरूप देते हैं। ठीक है, और ये धर्म में बहुत ही आवश्यक माना जाता है। अगला है धार्मिक सामग्री, रिलीजियस इंग्रेडिएंट्स। इसके अंतर्गत प्रत्येक धर्म में धार्मिक क्रियाओं के संचालन में भिन्न प्रकार की सामग्री प्रयोग की जाती है। जैसे कि हिंदू धर्म में यज्ञ के लिए समिधाएं, घृत, चावल, घी, इस प्रकार की चीज़ें जो है वो प्रयोग की जाती है। ईसाई धर्म में मोमबत्ती, ठीक है, मालाएं, इस प्रकार की। वैसे ही मुसलमानों में हरी चादर, ठीक है, फूल, इस तरीके की जो चीज़ें होती है धार्मिक सामग्री प्रयोग की जाती है। फिर श्रेष्ठता की भावना, फीलिंग ऑफ बेस्ट। सब धर्मों का एक आवश्यक यही तत्व होता है कि विभिन्न धर्म अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अगला है धार्मिक संस्तरण, रिलीजियस हायरार्की। इसके अंतर्गत प्रत्येक धर्म में उच्च धार्मिक ज्ञान रखने वालों को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। यानी कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, सभी में जो है धार्मिक धर्म के बारे में ज्ञान रखने वालों को उच्च स्थान प्राप्त होता है। जैसे हिंदुओं में पंडित, मुसलमानों में मौलवी, ईसाइयों में गॉड फादर जो उनके होते हैं। ठीक, इस प्रकार से जो है धार्मिक ज्ञान रखने वालों को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। फिर है अगला बेटा धार्मिक ग्रंथ व पौराणिक कथा, स्क्रिप्चर एंड मिथ्स। इसके अंतर्गत धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथानकों को धार्मिक प्रवाह जो है वो बनाए रखने का कार्य करती हैं कि पुरानी कथाओं के द्वारा उस धर्म के साथ जोड़े रखा जाता है। जैसे हिंदुओं में रामायण, महाभारत, गीता आदि जो है इसके परिचायक है। फिर धार्मिक मान्यताएं, रिलीजियस बिलीफ। प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती है। इन मान्यताओं के द्वारा ही धर्म को पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में जो है मान्यताएं विपत्ति पड़ने पर धैर्य बनाए रखना या साहस बनाए रखना, ये इस प्रकार की कि भगवान जो है अच्छा करेगा, जो कर रहे हो वो अच्छे के लिए कर रहे हो। तो ये धार्मिक मान्यताएं जो कहीं ना कहीं बनाए रखते हैं। फिर धार्मिक अनुष्ठान, इसके अंतर्गत रिलीजियस रिचुअल्स जो है होते हैं। प्रत्येक धर्म में कुछ विशेष प्रकार के अनुष्ठान संपादित किए जाते हैं, जैसे नृत्य, भजन, कीर्तन, हवन, उपवास आदि। कुछ ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जो धर्म की जो है विशेषताएं बताते हैं। जिस प्रकार के अनुष्ठान होंगे उस प्रकार के वो धर्म से बिलोंग करते होंगे, जुड़े हुए होंगे, संबंधित होंगे। इसके बाद हम जानेंगे धर्म के सामाजिक कार्य या महत्व, फंक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। समाज का प्राथमिक आधार जो है धर्म है। धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों का समाज में प्राथमिक स्थान रहा है। आज तक धर्म समाज के प्रत्येक क्षेत्र को अपनी मान्यताओं, विचारों और विश्वासों के द्वारा छूते रहा है। ठीक है, फिर है मानव व्यवहार का नियंत्रण, कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। धर्म जो है अपने विश्वास, परंपराएं, संस्कार आदि व्यक्ति के दिल और दिमाग पर छाए रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है समूह में अपने व्यवहार को धार्मिक मूल्यों के अनुसार नियंत्रित करता है कि उसको समाज में किस प्रकार का जो व्यवहार है वो करना है, वो उसका धर्म तय करता है। फिर मानवता को विकसित करना, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी।
इसके अंतर्गत धार्मिक कृत्यों के द्वारा व्यक्ति पूजा पाठ, आराधना, उपासना, इबादत आदि में लगा रहता है और इससे ये ज्ञान हो जाता है कि वे संसार, इसके विभिन्न प्राणी एवं वस्तुएं, ईश्वर, परमात्मा, खुदा या अल्लाह ताला द्वारा जितनी भी अलौकिक शक्ति है उसका आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर बना रहेगा। फिर है विषम परिस्थितियों में सफलतापूर्वक अनुकूलन, प्रोवाइड सपोर्ट टू फेस डिफ़िकल्टी सिचुएशन। धर्म का ये कार्य है कि जब कोई मुश्किल परिस्थिति व्यक्ति के सामने आती है या बुरी से बुरी परिस्थिति में भी वह साहस व धैर्य नहीं छोड़ता, गरीब गरीबी में, अमीर अमीरी में भी अपने दिन काट लेता है। तो जो धर्म है उसका यह कार्य भी है कि वो विषम परिस्थितियों में सफलतापूर्वक अनुकूलन बनाए रखता है। फिर पवित्रता की भावना, स्कैट थिंकिंग। धर्म के अंतर्गत किए जाने वाले धार्मिक कृत्य यानी कि जो भी धर्म से जुड़े हुए कृत्य हैं उनमें पवित्रता की भावना भरी हुई होती है। जैसे कि पूजा स्थल पर चप्पलें पहनकर नहीं जाना है, ठीक है, झूठा ये चीज़ें आपने सुनी भी होंगी कि झूठे मुंह नहीं जाना है, हाथ पैर धो के जाना है। ये पवित्रता की भावना को बनाए रखते हैं, उनको उनकी आराधना से, उनके धर्म के साथ जोड़े रखते हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही भावनात्मक होती है। फिर होता है आर्थिक जीवन पर नियंत्रण व प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक लाइफ। इसके अंतर्गत मैक्स वेबर, जो हमारे सोशलॉजिस्ट हैं मैक्स वेबर, उनका ये कहना है कि 6 महान धर्मों हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई और कैल्विनवादी जो हैं उनका ये अध्ययन किया है कि जो आर्थिक क्षेत्र को कहीं ना कहीं धर्म जो है वो प्रभावित करता है और इसके परिणाम जो है वो हमेशा सिद्ध हुए हैं। पूंजीवाद विकास इंग्लैंड, अमेरिका, हॉलैंड जैसे कई देशों में तीव्रता से हुआ है। प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले लोग, आपको पता होगा प्रोटेस्टेंट धर्म कौन से लोग मानते हैं? जो ईसाई लोग होते हैं, जो कैल्विनवादी होते हैं, जो इंग्लैंड, अमेरिका, हॉलैंड में इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जो प्रोटेस्टेंट धर्म मानते हैं। प्रोटेस्टेंट यानी कि ईसाई धर्म। प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनके द्वारा ही पूंजीवाद का विकास इन देशों में संभव हो पाया है। इस प्रकार हिंदू धर्म में मोक्ष व कर्म का विचार निहित होता है, ठीक है। तो जो हिंदू लोग हैं वो भौतिक उन्नति में नहीं होते पर आध्यात्मिक यानी कि उनके अंदर जो अंतरात्मा, स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस होती है यानी कि अंतरात्मा की जो शांति होती है वो बहुत ही आगे रहती है। वहीं जो विकसित देश हैं हमारे इंग्लैंड, अमेरिका, हॉलैंड, जहाँ पे प्रोटेस्टेंट धर्म यानी कि कैल्विनवादी यानी कि ईसाई धर्म जो पूजा जाता है वहाँ पर वो भौतिकवाद को अधिक महत्वता देते हैं। अगला है समाज कल्याण में रुचि, इंटरेस्ट इन सोशल वेलफेयर। धर्म व्यक्ति को एक निश्चित तरीके से रहने, सहने व सोचने विचारने के लिए बाध्य करता है। फिर समाज विरोधी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन एंटी सोशल एक्टिविटीज़। धर्म का सामान्य आधार घृणा व द्वेष नहीं बल्कि प्रेम, मैत्री, सहानुभूति आदि से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में व्यक्तियों ने समाज विरोधी कृत्यों की संभावना कम हो जाती है। फिर समाजीकरण में सहायक, हेल्पफुल इन सोशलाइजेशन। धर्म व्यक्ति को धार्मिक मूल्यों के अनुसार समाज के लिए भी तैयार करता है। व्यक्ति इस प्रकार धर्म की छत्रछाया में धीरे धीरे सामाजिकता को विकसित करता है कि उसे क्या करना है, क्या सही है समाज के लिए, क्या गलत है। समाज में एक मत बनाए रखना, कॉन्शियस इन सोसाइटी। धर्म का अंतिम कार्य समाज के अधिकांश व्यक्तियों के जो विचार हैं उसको एक निश्चित दिशा प्रदान करना है, उनके मत को एक राह दिखाना है, जो उनके विचारों, मनोवृत्तियों, भावनाओं को एक निश्चित क्रम में दिशा मिल जाने के से व्यक्ति जो है अधिकतर मामलों में एक मत, ठीक है, तो वो बनाए रखता है और ये सामाजिक संगठन के लिए बहुत ही सहायक है। अब हम जानेंगे धर्म में आधुनिक प्रवृत्तियाँ, धर्म रिसेंट ट्रेंड्स इन रिलीजन। इसके अंतर्गत धर्म में रूढ़िवादी तत्वों का पतन हो रहा है। रूढ़िवादी तत्व बेटा जो पहले के समय में नियम और तत्व है ना, इस समय में ये नहीं किया जा सकता, कुछ धर्मों के साथ जुड़े हुए रूढ़ि तत्व थे, उनके स्थान पर नई चीज़ों का
जो है चलन शुरू हुआ है। धर्म में लौकिकीकरण की प्रवृत्ति पनप रही है। लौकिकीकरण का अर्थ होता है धर्म में तर्क तथा वैज्ञानिक तत्वों का भी समावेश होने लगा है। जैसे कि पहले अस्पृश्यता के आधार पर नीची जातियों के हाथ का बना भोजन नहीं लिया जाता था, लेकिन अब स्वस्थ नियम के आधार पर भोजन जो है वो अपनाया जाता है। फिर धर्म में मानवता की प्रवृत्ति पनप रही है। आजकल मानव मात्र के कल्याण की दृष्टि से सब धर्मों की सामान्य व कल्याणकारी मान्यताओं को ही स्वीकार किया जाता है। धर्म का व्यवसायीकरण होता जा रहा है। जैसे पूजा पाठ, भजन कीर्तन आदि आपने देखा भी होगा कि उसको व्यापारिक आधार बनाने लगे। जब भी जागरण कराना होता है, कीर्तन कराना होता है, तो उसके लिए जो है पैसा देना पड़ता है। ठीक है, वो चाहे वो कैसेट हो, चाहे धार्मिक कहानियाँ हो, उनको सुनने के लिए भी आपको जो है पेमेंट करनी होती है, कैश देना होता है। फिर धार्मिक क्रियाओं एवं अनुष्ठानों का संक्षिप्तीकरण हो रहा है। उसके अंतर्गत आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि हिंदू विवाह में मंत्रोच्चारण और फेरे मात्र जो हैं औपचारिक रूप से किए जाने लगे हैं। फिर है मनोरंजन साधन। जो धर्म है वो मनोरंजन का एक साधन माना जाने लगा है। जैसे कि धार्मिक भजन कीर्तन, जब महिलाएं घर से अपने कार्य ख़त्म कर लेती हैं तो लोकप्रिय गीतों को, धुनों एवं बोलों के आधार पर उनको वो आधार पर की जाने वाली भक्ति को वो क्या करती हैं, वो सुनने के लिए चली जाती हैं। फिर धर्म व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण नहीं कर रहा है। इसके स्थान पर अब व्यक्ति की योग्यता, उसके गुण, शिक्षा एवं संपत्ति का महत्व बढ़ा रहा है। तो ये थी बेटा धर्म में आधुनिक प्रवृत्तियाँ, यानी कि आज के समय में धर्म में जो बदलाव आए हैं, जो प्रवृत्तियाँ हैं वो। अब हम जानेंगे धर्म तथा अन्य सामाजिक संस्थाएं, रिलीजन एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस। सामाजिक शक्तियाँ और धार्मिक संस्थाएं सदा परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्थाएं, यहाँ तक कि लिंगात्मक यानी कि लिंग के आधार पर जो आदर्श, धार्मिक विश्वास और व्यवहार जो है सदा से प्रभावित होते रहे हैं। आर्थिक संस्थाएं, जिससे कि धर्म व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में शक्ति और सत्ता हासिल करने के लिए विभिन्न धार्मिक समुदायों में युद्ध हुए हैं। जिस धर्म के लोगों की संख्या अधिक होती थी, देश की सत्ता उसी के हाथों में चली जाती थी। फिर आर्थिक संस्थाएं और अर्थव्यवस्था धन से जुड़ी हुई हैं। वो कैसे कि जिस धार्मिक समुदाय का वर्चस्व आर्थिक क्षेत्र में पाया जाता है वही उस पर राज करता है, यानी कि जो आर्थिक तौर पर मजबूत होगा वही उस देश पर या उस क्षेत्र पर राज करता है। इसके बाद सामाजिक संस्थाओं और धन के बीच गहरा संबंध होता है। समय समय पर धार्मिक नेता जन समुदाय की भावना को प्रभावित करते हैं। इसका आपने एग्जाम्पल देखा भी होगा कि विवाह और परिवार संस्था में अनेक कार्य धर्म से ओतप्रोत होते हैं। धर्म भारतीय संस्कृति का सबसे प्रबल पहलू है। धार्मिक विश्वास और मान्यताएं समाज पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। धार्मिक मनोवृत्ति के लोगों का ऐसा विश्वास है कि चोरी, डकैती, मतलब जो भी गलत काम करते हैं या दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्य करते हैं तो वो लोग अधार्मिक होते हैं, या ये उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य वो पाप कहलाता है। तो ये धर्म भारतीय संस्कृति का सबसे प्रबल पहलू। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। शिक्षा के बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। उसके माध्यम से ही ज्ञान का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। हमारे जो समाजशास्त्रियों द्वारा शिक्षा की जो डेफिनेशन दी गई है वो कुछ इस प्रकार है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। एजुकेशन बाय सोशोलॉजिस्ट इमाइल दुर्खिम, उनका ये कहना है कि शिक्षा पर प्रभाव है जिसे वयस्क पीढ़ी उन लोगों पर इस्तेमाल करती है जो अभी वयस्क जीवन जीने के लिए या जीवन के लिए तैयार नहीं है। समाज का अस्तित्व तभी रह सकता है जब इसके सदस्यों में पर्याप्त मात्रा में एकरूपता हो। समाज शास्त्रियों ने शिक्षा का अध्ययन करते हुए सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव पर केंद्रित
किया है, जिससे शिक्षा पद्धति प्रभावित होती है और सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट होती है। समाजशास्त्रियों के जो हमारे शैक्षिक समाजशास्त्र हैं, समाजशास्त्र की वह शाखा है, शैक्षिक यानी कि जो शिक्षित आधार पर समाजशास्त्र, समाजशास्त्र की वह शाखा है जो शिक्षा तथा समाजशास्त्र का समन्वित रूप है। समन्वित यानी कि जोड़कर बनाया गया रूप है। शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक विकास और उन्नति के लिए उन सभी सामाजिक प्रतिक्रियाओं एवं सामाजिक अंतः प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिनको जाने बिना शिक्षा के स्वरूप एवं समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा अनुभवों का वह पुंज है, वो गुच्छा है जिसके द्वारा मानव को सफल, नियंत्रित व व्यवस्थित जीवन की ओर ले जाया जा सकता है। अब हम शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में जानेंगे, जिसके लिए बोगार्ड्स ने डेफिनेशन दी है, सांस्कृतिक विरासत तथा जीवन को ग्रहण करना ही शिक्षा है। वहाँ दूसरी ओर महात्मा गांधी का कहना है कि शिक्षा से अभिप्राय वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक तौर तरीकों से धीरे धीरे अपने भौतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है। शिक्षा अनुभवों का वह पुण्य है जो मानव को सफल, नियंत्रित व व्यवस्थित जीवन की ओर ले जाता है। फिर प्राचीन समय में बच्चों को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। ये चीज़ें आपने सुनी भी होगी अपने दादा से, जो आपके बड़े हैं घर में, उनके द्वारा सुनी भी होगी कि प्राचीन समय में बच्चों को शिक्षा के लिए या विद्या के लिए, शास्त्र विद्या के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था, जिसके अंतर्गत धार्मिक शिक्षा से लेकर शास्त्र विद्या शिक्षा पर जोर दिया जाता था। वहीं आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था इंग्लैंड में 1870 में शुरू हुई। 1918 में फिशर द्वारा शिक्षा अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के आयु समूह में अनिवार्य तथा सन 2010 तक इस आयु समूह के सभी बच्चों को इस योजना के अंतर्गत लाना था, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य 2010 तक का जो लक्ष्य था वो रखा गया। अब हम जानेंगे शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य के बारे में गिलिन एवं गिलिन जो है हमारे समाजशास्त्री, उनका ये कहना है कि शिक्षा जो है उसका मेन पर्पस यानी उसका जो उद्देश्य है, जो एम है, वो क्या है? भाषा लिखने में, बोलने तथा व्याकरण व गणित का ज्ञान प्रदान करना शिक्षा का उद्देश्य है। वहीं जटिल संस्कृति को समझने के लिए ज्ञान प्रदान करना शिक्षा का उद्देश्य है। बालक में सामाजिक अनुकूलन की क्षमता उत्पन्न करना शिक्षा का उद्देश्य है। आर्थिक अनुकूलन में प्रशिक्षण देना जिससे कि वह अपनी जीविका चला सके, यह शिक्षा का उद्देश्य है। और फिर लास्ट में सांस्कृतिक सुधार तथा वृद्धि में सहायता करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास करती है। यदि शिक्षा हमारे पास है तभी एक हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। अब हम जानेंगे शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ये दो प्रकार की शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। आपको स्क्रीन पे दिखाया मैं बेटा 3, लेकिन यहाँ पर ये औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। अब ये जो दूरगामी शिक्षा है ये आने लगी है, डिस्टेंस एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा होती है फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, और वहीं दूरगामी शिक्षा होती है डिस्टेंस एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा के जो है हमारी द्वितीय शिक्षा है, वही अनौपचारिक शिक्षा हमारी प्राथमिक शिक्षा है। जब परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो वो अपनी माता के साथ सबसे पहले संपर्क में आता है और वह अपनी माता से सीखता है। उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क में आता है, वह अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है। तो यह अनौपचारिक शिक्षा है, यानी कि जो बच्चा परिवार में सीखता है, डेली व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों के दौरान जो चीज़ें अपने परिवार से, खेल
समूह से या दूसरे समूह से सीखता है वो इनफॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल या अनौपचारिक शिक्षा है। वहीं औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा हमारी द्वितीयक शिक्षा है, जब बच्चा विद्यालय में या किसी संगठन में या किसी संस्था में या किसी संघ में जब चला जाता है, वहाँ से वो जो शिक्षा ग्रहण करता है एक औपचारिक तरीके से, एक निश्चित कार्य अवधि या एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत जब वो शिक्षा प्राप्त करता है तो वो औपचारिक शिक्षा होती है, फॉर्मल शिक्षा। इसे द्वितीयक शिक्षा भी कहते हैं। ये जो है किसी संस्थागत तौर पर विभिन्न कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में ली जा सकती है। फिर दूरगामी शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन उन लोगों के लिए ये शिक्षा होती है जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की ओर से दी जाने वाले कैंपस के क्षेत्र से बाहर की शिक्षा होती है। यानी कि आप घर बैठे या कि अगर आप आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं और चाहते हैं कि आप काम भी करते रहें और आप शिक्षा भी प्राप्त कर लें, तो ये दूरगामी शिक्षा जो है उन लोगों के लिए बनाई गई है, जिसके अंतर्गत आप कैंपस के बाहर रहकर किसी और क्षेत्र में या किसी और राज्य में रहकर वहाँ दूसरे संस्थाओं की जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये डिस्टेंस एजुकेशन होती है। फिर शिक्षा की संगठनात्मक संरचना, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। इसको 3 स्तर में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राथमिक स्तरीय शिक्षा, एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन। इसके अंतर्गत प्राथमिक 5 वर्ष तक आता है, ठीक है। फिर उच्च प्राथमिक आता है और उसके बाद हाई स्कूल आता है। प्राथमिक स्तर में जो है स्तर को 3 स्तर में बांटा गया है हमारा। प्राथमिक 5 वर्ष तक, इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष तक का होता है। फिर उच्च प्राथमिक, इसमें क्या होता है, इसका कार्यकाल पहले 5 वर्ष और उसके बाद अगले 3 वर्ष जो है उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। फिर हाई स्कूल, हाई स्कूल का कार्यकाल प्राथमिक प्लस उच्च प्राथमिक और फिर उसके बाद 2 साल का जो है कार्यकाल आता है और ये जो शिक्षा दी जाती है ये निःशुल्क शिक्षा होती है। भारत सरकार ने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य कर दी है। फिर कॉलेज स्तरीय शिक्षा, कॉलेज लेवल एजुकेशन 10+2। सभी को पता होगा जब हम 10th पास कर लेते हैं, 10वीं पास करने के बाद हमारे पास 11वीं में हमें ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको साइंस साइट लेनी है या आर्ट्स लेनी है या कॉमर्स लेनी है। तो ये जो है ये आपको डिसाइड करने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं। इसको इन्होंने कॉलेज स्तरीय 10+2 यानी कि 11th में जब हम एडमिशन लेते हैं तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, व्यावसायिक शिक्षा और परंपरागत शिक्षा। इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यावसायिक शिक्षा के कोई वोकेशनल कोर्स कर लिया जिससे कि आपको आगे रोजगार में समस्या ना हो। परंपरागत शिक्षा होती है डिग्री बेस्ड शिक्षा, जिसके अंतर्गत आप अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर विश्वविद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। इसके अंतर्गत परंपरागत शिक्षा का उच्च स्तरीय रूप होता है जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण की शिक्षा भी दी जाती है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों की संगठनात्मक संरचना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में। विद्यार्थी वर्ग, अध्यापक वर्ग और प्रशासनिक वर्ग। विद्यार्थी वर्ग में स्टूडेंट्स क्लास, अध्यापक वर्ग में टीचर्स क्लास और प्रशासनिक वर्ग में एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। विद्यार्थी वर्ग में विद्यार्थियों के विभिन्न कक्षाओं अथवा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाती है। विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए निर्धारित शुल्क देना होता है और उसे शिक्षा ग्रहण करने के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा बनाए गए प्रशासनिक और शैक्षणिक नियमों का पालन करना होता है। फिर यही आज की शिक्षा का औपचारिक शिक्षा, जन शिक्षा है, जिसे लोगों तक पहुंचाया जाता है। फिर अध्यापक वर्ग में अध्यापकों और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के ऐसे संगठन द्वारा की जाती है जिन्हें ऐसा करने का अधिकार प्राप्त होता है। नियुक्तिकर्ता विभिन्न वर्गों की नियुक्ति के बारे में कुछ निर्धारित नियम और परिचालन जो है वो उसको तय करता है।
फिर प्रशासनिक वर्ग यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाएं निजी संस्थाओं अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा चलाई जाती है, जिसका संचालन सरकार द्वारा होता है। कुछ संस्थाएं अर्ध सरकारी होती है। भारत में काफ़ी बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों का प्रबंध निजी तौर पर किया जाता है। शिक्षा के अध्ययन वस्तु, द कंटेंट ऑफ एजुकेशन। प्राचीन समय के स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया जाता था वह धर्म, दर्शन, अध्यात्म आदि विषयों से संबंधित था। वहीं दूसरी तौर पर आज की शिक्षा का पाठ्यक्रम कोर्स कंटेंट जो है तर्कपूर्ण होता है, यानी कि उसमें लॉजिक होता है और समाज की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। आज की शिक्षा विषयों के अध्ययन के साथ साथ स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, मानवाधिकार, प्रजातंत्र, कानून, दुनिया का परिदृश्य आदि तथ्यों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से स्कूल और कॉलेज में बच्चों को पाठ्यक्रम से संबंधित और पाठ्यक्रम से बाहर की क्रियाओं पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। अक्टूबर 2010 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कक्षा 6 से 10 के लिए सतत मूल्यांकन प्रणाली यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन स्कूलों में बच्चों के बढ़ते हुए बोझ और परिणाम के दबाव को कम करने के लिए शुरू किया गया था, जो कि एक मील का पत्थर साबित हुई। शिक्षा और समाज, एजुकेशन इन सोसाइटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, औद्योगिक अर्थव्यवस्था के साथ आधुनिक शिक्षा यानी कि अंग्रेजी जो शिक्षा है उसका सूत्रपात हुआ। उपनिवेशवाद के होने के बाद हमें अंग्रेजी शिक्षा जो है वो प्राप्त हुई, क्योंकि ये शिक्षा औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप थी और वही जो शिक्षा है वो हमें अभी तक मिली हुई है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था के अनुरूप जो शिक्षा हमें अभी प्राप्त है वो हमारी आज के समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप है। ऐसी श्रम शक्ति की आवश्यकता हुई जिसके पास विशेष ज्ञान और अच्छा कौशल हो। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था समाज की ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर हो गई है। जैसा कि सभी को पता है कि हमारे जो देश हैं वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा जो है वो करते रहते हैं, चाहे वो राजनीतिक दृश्य पटल पर हो या आर्थिक दृश्य पटल पर हो, उनका जो है उनकी जो प्रतिस्पर्धा है वो बनी रहती है। तो राजनीतिक दृश्य पटल पर लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक लोकप्रिय होती जा रही है। ये व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता आदि के आदर्शों पर आधारित है। आधुनिक शिक्षा में इन आदर्शों पर पर्याप्त जोर दिया जाता है और इसका समायोजन शिक्षा में कर लिया गया है। आज अधिकांश सरकारें शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए पर्याप्त गंभीर जो है विचार करती है। राजनीतिक व्यवस्था शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करती है। सरकार शिक्षा के माध्यम से जनता तक राष्ट्रीय उद्देश्यों को पहुंचाती है और अपने नागरिकों को ऐसे उद्देश्यों के बारे में जागरूक करती है कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। विद्यार्थियों को सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विरासत की जानकारी दी जाती है। उनके प्रति आदर, सम्मान आदि जो भावना है उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है ताकि राष्ट्रीय एकता के महान उद्देश्य को पूर्ण किया जा सके। प्रत्येक समाज का अपना एक इतिहास होता है, विरासत होती है, आदर्श और मूल्य होते हैं। परंपरागत तौर पर समाज में अपना स्वामित्व बनाए रखते हैं। इन आदर्शों, मूल्यों, विरासत, इतिहास आदि शिक्षा की प्रकृति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जिन समाजों में इन आदर्शों, परंपराओं, मूल्यों की जड़ें जितनी अधिक गहरी होती है वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का जो प्रभाव है उतना ही अधिक होता है। तो सामाजिक परिस्थिति में बदलाव हो या धार्मिक संस्कृति में बदलाव हो, कहीं ना कहीं वो शिक्षा उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो समाज में बदलाव लाने का कार्य करती है। और ये आज के समाज का हमारा बहुत ही उचित एग्जाम्पल हैं। अगर आप देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, सामाजिक परिस्थिति में, धार्मिक तथा संस्कृति में परिवर्तन जो है वो हमारे शिक्षा की ही देन है, जिससे कि आज के समाज में परिवर्तन हो रहा है और जो समाज है वो गतिशील है, उसमें बदलाव होते रहते हैं।
फिर शिक्षा का समाजशास्त्रीय परिदृश्य, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। जो हमारे दुर्खिम हैं उनका दुर्खिम और मार्क्सवादी दोनों का अलग अलग परिदृश्य है। इसमें दुर्खिम ने जो परिदृश्य दिखाया है, उनका ये कहना है कि कार्यवादी समाजशास्त्री ने शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। समाज सिर्फ तभी तक अस्तित्व में रह सकता है जब इसके सदस्यों के मध्य पर्याप्त मात्रा में एकरूपता हो। शिक्षा एकरूपता को स्थायित्व प्रदान करती है। जटिल औद्योगिक समाज में, जो कि हमारा आज प्रेजेंटली हम जिस समाज में रह रहे हैं वो जटिल औद्योगिक समाज है, जिसके अंतर्गत स्कूल एक महत्वपूर्ण कार्य करता है जो कि परिवार से संभव नहीं है। इसलिए कार्यात्मक आधार पर शिक्षा व्यक्ति को बदलते हुए सामाजिक मूल्य और परिवेश के साथ अनुकूलन करना सिखाती है। वहीं मार्क्सवादी का कहना है कि समाज की शिक्षा पद्धति समाज में पाए जाने वाले वर्ग संरचना पर आधारित है। शिक्षा काफ़ी सीमा तक एकांगी है, यानी कि अपने आप में सीमित है। समाज में शिक्षा पद्धति का विकास स्वयं एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा जो है बहुत ही स्वयं में एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें सामाजिक संरचना के साथ साथ अन्य कारकों का भी योगदान है। शिक्षा के सामाजिक प्रकार्य, महत्व, सोशल फंक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, सामाजिकरण में सहायक है। शिक्षा जो है कहीं ना कहीं सामाजिकरण में सहायक है। संसार में जो भी व्यक्ति रहता है वो सामाजिक गुणों को प्राप्त करता है। उनकी पहली पाठशाला परिवार होती है, जहाँ वो अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं अपने माता पिता, भाई बहनों आदि से। तो सामाजिकरण जो बच्चा होता है वो सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है और उसके बाद समाज में धीरे धीरे वो सामाजिकरण कर लेता है। हेल्प इन सोशलाइजेशन। शिक्षा सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाती है। औपचारिक शिक्षा के माध्यम से हम विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, दर्शन, समाज विज्ञान और बहुत कुछ अपनी संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानते और सीखते हैं, जैसे कलाओं, नृत्यों, गीत संगीत, अभिनय आदि ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण है जो उन्हें शिक्षा के द्वारा प्राप्त होते हैं। ट्रांसमिट्स कल्चर हेरिटेज। फिर व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। जो लोग जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जैसे आदिवासी, जंगलों और कबीलों में रहने वाले लोग या दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, वो पढ़े लिखे लोगों या शहरी लोगों के मुकाबले या अन्य लोगों के मुकाबले असभ्य और अकुशल होते हैं। उन्हें औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण जो है उनमें वो दक्षता नहीं होती है। फिर शिक्षा रोजगार के अवसर दिलाने में सहायक है। एजुकेशन हेल्प्स इन ऑक्यूपेशनल प्लेसमेंट। अशिक्षित युवाओं के मुकाबले शिक्षित व प्रशिक्षित युवा जो होते हैं वो अधिक और अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति जितनी उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसे समाज में उसी के अनुसार उच्च परिस्थिति प्राप्त होती है। फिर शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करती है। एजुकेशन एनकरेज सोशल मोबिलिटी। उच्च शिक्षा प्राप्त और प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए संपूर्ण विश्व एक नगर के समान है। वे कहीं भी अपनी शिक्षा और हाई प्रोफेशनल योग्यता के आधार पर अच्छा रोजगार हासिल करने में सफल हो जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों, महानगरों में सरलता से रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। फिर शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का उपकरण है। एजुकेशन लीड्स टू सोशल चेंज। भारत में स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही विस्तार और विकास हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा और प्रशिक्षण से देश में औद्योगिक और दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। उद्योगों से बड़े पैमाने पर कार्य से बहुत से लोगों की आवश्यकता पड़ी है। विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग हुई है, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर जो है वो ऊंचा हुआ है, उनकी जीवन शैली बदली है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का उपकरण है। शिक्षा के अवसरों में असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। अब तक के जो मैंने समझाया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल गया हो कि आधुनिक जटिल समाजों में व्यक्ति के जीवन में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी साधन है। शिक्षा व्यक्ति को जहाँ सामाजिक प्राणी और सभ्य नागरिक बनाती है, वहीं उसके लिए रोजगार के अवसरों के अनेक द्वार भी खोल देती है।
जिससे उसकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति ऊंची होती है। परंतु अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसमें हमें अंतर दिखाई देता है। भारतीय संविधान और वर्तमान शिक्षा नीति के अंतर्गत सबको शिक्षा के समान अवसर के अधिकार प्राप्त है। ये बात हकीकत से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमारे देश में सामाजिक स्थिरीकरण के परिणाम स्वरूप शैक्षिक अवसरों में असमानता पाई जाती है। समाज में निम्न आय वर्ग के लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि जो निम्न आय वर्ग से या गरीब परिवार से जो बच्चे होते हैं वो उतना अच्छा रोजगार या उतनी अच्छी परिस्थिति प्राप्त नहीं पा पाते जितनी उच्च परिवार के जिन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाती है वह पा पाते हैं। हमें भारतीय सामाजिक व्यवस्था में प्राय 2 प्रकार के शिक्षा संस्थान देखने को मिलते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं 2 प्रकार के संस्थान। एक संस्थान है जिसमें अमीर लोगों के अधिकारी और व्यवसायिक के बच्चे पढ़ते हैं, जिनको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होती है, जिनको जो अपनी डेस्टिनेशन होती है वो ईजिली लक्ष्य जो है वो अपना आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। वहीं दूसरे संस्थान होते हैं जहाँ पर गरीब, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पर सुविधाएं न्यूनतम होती है या बिल्कुल ना के बराबर होती है। कारणवश ये होता है कि जब उन्हें प्राप्त सुविधाएं जो है वो पर्याप्त नहीं हो पाती है तो वो उसके चलते स्कूल की जो पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है, वो बीच में ही छोड़ देते हैं। आज के गृह कार्य होम असाइनमेंट ये आपको अपनी नोटबुक में अपने अकॉर्डिंग करना है। मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देती हूँ। आज की कक्षा के लिए थैंक यू, धन्यवाद।